कल्पना कीजिए आपके सामने एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड रिसेशन में भी खत्म नहीं होती है। भारत की पॉपुलेशन तेज़ी से बूढ़ी हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रहे हैं, हेल्थ केयर पर स्पेंडिंग बढ़ रही है। इंडिया दुनिया को सस्ती मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। ऊपर से चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी की वजह से ग्लोबल कंपनियां भारत की तरफ देख रही है। सुनने में तो ये इन्वेस्टमेंट का जैकपॉट लगता है, लेकिन यहीं पर एक डेंजरस सवाल भी आता है। अगर सेक्टर सच में इतना अच्छा है तो क्या आज उसके स्टॉक खरीदने भी उतने अच्छे रहेंगे? क्योंकि जिस हेल्थ केयर सेक्टर की कहानी इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, वही सेक्टर आज लगभग 43 के पी पर ट्रेड कर रहा है, जबकि उसका लॉन्ग टर्म एवरेज पी 37 का है। मतलब कहानी अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या कीमत भी उतनी अच्छी है? और आज इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। यह अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक कहानी? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फंड करता क्या है। इन्वेस्को का ये एक सेक्टोरियल इक्विटी फंड है। इसका सिंपल मतलब है कि ये आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर में इक्वली डाइवर्सिफाइड नहीं करेगा, बल्कि मेनली फार्मा, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर और इससे रिलेटेड बिजनेस में ही लगाएगा। स्कीम का अलोकेशन फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर या इससे रिलेटेड बिजनेस में 80 to 100% तक हो सकता है, और पोर्टफोलियो में तकरीबन 40 स्टॉक तक हो सकते हैं। इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है। इसका बेंचमार्क BSE TRI है, और इस फंड का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन का है। यानी यह फंड FD का अल्टरनेटिव नहीं है, ये बैलेंस फंड भी नहीं है, ये एक हाई कन्विक्शन सेक्टोरियल बेट है। और यहीं पहला लेसन आता है। सेक्टोरियल फंड में आप सिर्फ फंड मैनेजर पर बेट नहीं लगाते, आप पूरे सेक्टर के ऊपर बेट लगाते हैं। अब यह कहानी दिलचस्प हो जाती है। भारत की हेल्थ केयर स्टोरी सिर्फ आज लोग ज़्यादा बीमार हो रहे वाली नहीं है, बल्कि यह कई स्ट्रक्चरल ट्रेंड का कॉम्बिनेशन है। भारत की एवरेज पॉपुलेशन 1950 में करीब 21 ईयर्स हुआ करती थी, और प्रोजेक्शन के अनुसार 2100 तक यह एवरेज पॉपुलेशन 48 ईयर्स की हो सकती है। ज़रा सोचिए, जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है, वैसे ही हेल्थ केयर पर स्पेंडिंग भी बढ़ती जाती है। भारत में लोग अब अचानक होने वाली बीमारियों की बजाय गंभीर इलाज और देखभाल पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसे डायबिटिक, कार्डियक डिजीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन। और रिपोर्ट के अनुसार क्रोनिक डिजीज़ का शेयर फाइनेंशियल ईयर 2030 तक तकरीबन 60% तक पहुंच सकता है। यानी हेल्थ केयर की डिमांड सिर्फ आज की ज़रूरत नहीं है, ये पोटेंशियली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड है। भारत का कॉस्ट एडवांटेज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में R&D और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेवलप मार्केट की तुलना में काफ़ी कम है, और मेडिकल टूरिज्म में भी इंडिया की ट्रीटमेंट यूएस के कंपैरिजन में 70 to 80% तक कम होता है। इसका मतलब है, अगर दुनिया हेल्थ केयर को चीपर और एफिशिएंट बनाना चाहती है, तो इंडिया के पास नेचुरली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और यही इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्टोरी बनती है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, चाइना प्लस वन की। ग्लोबल कंपनीज अपनी सप्लाई चेन को सिर्फ चाइना पर डिपेंड नहीं रखना चाहती, और इंडिया इस डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिशियरी बन सकता है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, API, CDMO और CRO जैसे सेगमेंट्स में भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ रिटेल इन्वेस्टर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सुनते हैं चाइना प्लस वन इक्वल टू इंडिया ग्रोथ, और तुरंत सोचने लगते हैं हेल्थ केयर के स्टॉक तो ऊपर जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग में नैरेटिव और अर्निंग एक ही चीज़ नहीं होती। चाइना प्लस वन की स्टोरी से शेयर होल्डर की वेल्थ तब बनेगी जब अपॉर्चुनिटी पहले ऑर्डर में बदले, फिर रेवेन्यू और मार्जिन के जरिए प्रॉफिट में कन्वर्ट हो, और आखिरी में कैश फ्लो के रूप में सामने आए। अगर सिर्फ अपॉर्चुनिटी है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन महंगा हो सकता है, और यही हमें वैल्यूएशन की तरफ लेके जाता है। अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। BSE हेल्थ केयर इंडेक्स का करंट 1 ईयर ट्रेलिंग पी लगभग 43 का है, जबकि लॉन्ग टर्म एवरेज पी तकरीबन 37 का है। यानी सेक्टर अपने हिस्टोरिकल एवरेज से करीब 15% प्रीमियम पर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्थ केयर सेक्टर गिरने वाला है, और ये भी नहीं है कि 43 के पी पर इन्वेस्टमेंट करना गलत है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इस वैल्यूएशन के ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। अगर अर्निंग तेज़ी से बढ़ती है तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आती है तो पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और इन्वेस्टर को डबल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। यह पोर्टफोलियो को रिलेटिवली शार्प और हाई कन्विक्शन रखना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में लगभग 40 स्टॉक तक रहेंगे। AMC हाई एक्टिव शेयर की बात कर रहे हैं।
आसान भाषा में समझे तो बेंचमार्क में 125 स्टॉक है, तो फंड मैनेजर बेंचमार्क को कॉपी नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि मैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर से विनर को चुनने की कोशिश करूँगा। यह चीज़ एक अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फंड मैनेजर के चुने हुए स्टॉक सही साबित होते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन अगर स्टॉक सिलेक्शन गलत हुआ तो फिर ये बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। हेल्थ केयर एक सिंगल बिजनेस नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल बिजनेस आते हैं। एक तरफ हॉस्पिटल है, दूसरी तरफ जेनरिक फार्मा, फिर एपीआई, सीडीएमओ, डायग्नोस्टिक, मेडिकल डिवाइस और इमर्जिंग थीम जैसे एआई इनेबल हेल्थ केयर, बायोटेक इसके अंदर आते हैं और इन सभी के इकोनॉमिक्स अलग है। एग्जाम्पल के लिए अगर हॉस्पिटल सेक्टर बूम कर रहा है लेकिन एपीआई कंपनीज में प्रेशर है तो हेल्थ केयर इंडेक्स का परफॉर्मेंस बहुत अलग हो सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर में सिर्फ एक सेक्टर सिलेक्शन काफ़ी नहीं होता, स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फंड मैनेजर की असली परीक्षा भी होंगी। अब तक आपको लग रहा होगा एजिंग पॉपुलेशन, क्रोनिक डिजीज़, चाइना प्लस वन, मेडिकल टूरिज्म, इनोवेशन सब कुछ तो अच्छा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हेल्थ केयर में ग्रोथ फ्री में नहीं मिलती, इसके पीछे कुछ रिस्क भी है। पहला रिस्क रेगुलेटरी से जुड़ा हुआ है। फार्मा कंपनीज के लिए यूएस मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस एफडीए की तरफ से किसी कंपनी को वार्निंग लेटर मिल जाए या किसी कंपनी के प्लांट का इंस्पेक्शन हो जाए तो कंपनी के अर्निंग एस्टीमेट पूरी तरह से बदल सकते हैं। दूसरा रिस्क ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड है। नई दवाई बनाना इतना आसान नहीं होता। हज़ारों मॉलिक्यूल्स पाइपलाइन में जाते हैं लेकिन बहुत कम ड्रग को सक्सेसफुली अप्रूवल मिलता है। इसलिए रिसर्च पर खर्च किया गया पैसा कमाई की कोई गारंटी नहीं देता। तीसरा रिस्क प्राइसिंग प्रेशर का है। अगर सरकार किसी ज़रूरी दवाई की प्राइस को रेगुलेट कर दे तो वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। और चौथा रिस्क स्मॉल एंड मिड कैप से जुड़ा हुआ है। हेल्थ केयर से इंडेक्स में मिड और स्मॉल कैप का अच्छा खासा वेटेज है और छोटे हेल्थ केयर बिजनेस में लिक्विडिटी कम होती है। बुल मार्केट में तो यही स्टॉक रॉकेट बन जाते हैं, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो इन स्टॉक में लिक्विडिटी की समस्या खड़ी हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं। मान लीजिए कि आपने यूट्यूब पर देखा इंडिया हेल्थ केयर इज़ अ नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। फिर आपने देखा हेल्थ केयर इंडेक्स ने पिछले 20 सालों में 16% के आसपास का रिटर्न दिया है और फिर आपने एनएफओ देखकर सोचा अरे इतना अच्छा सेक्टर है, अभी पैसे लगा देता हूँ। तो रिटेल इन्वेस्टर जो पहली गलती करते हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस चेज करते हैं। आप फ्यूचर खरीदने के नाम पर असल में पास्ट परफॉर्मेंस खरीद रहे होते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि हेल्थ केयर को डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्थ केयर सेक्टर फंड लो रिस्क का होता है। फंड के रिस्कोमीटर पर साफ दिख रहा है वेरी हाई रिस्क। और तीसरी गलत मिस्टेक कि एक शानदार कंपनी भी खराब इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर आपने उसे बहुत महंगे वैल्यूएशन पे खरीदा है, और यही इस फंड की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर कोई इन्वेस्टर हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहता है तो क्या करे? मेरे एनालिसिस के अनुसार लमसम की तुलना में एसआईपी करने में ज़्यादा समझदारी है। क्यों? क्योंकि सेक्टर का वैल्यूएशन अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पी से ऊपर है। हम ये नहीं बता सकते कि मार्केट अगले महीने ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, लेकिन हम रिस्क को कम कर सकते हैं। इसलिए एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे एलोकेशन करना रिस्क मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इन्वेस्को इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड में निवेश करना चाहिए? ध्यान रखिए, मैं हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी को रिजेक्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली लॉन्ग टर्म में मुझे हेल्थ केयर की स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन सेक्टर का वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज के ऊपर है। इसलिए मेरे हिसाब से ये फंड कोर पोर्टफोलियो फंड नहीं बल्कि सैटेलाइट एलोकेशन की तरह ज़्यादा सूटेबल है। अगर किसी इन्वेस्टर के पास पहले से डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो है और हेल्थ केयर एक्सपोजर बहुत कम है तो लिमिटेड एलोकेशन के ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन किसी भी सेक्टोरियल फंड को पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा बनाना कंसंट्रेशन रिस्क को बढ़ा सकता है और यहाँ इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन कम से कम 5 से 7 साल का होना ज़्यादा सेंसिबल है। इस पूरे एनालिसिस में मैं आपको सिर्फ एक बात याद रखने के लिए कहूँगा, जब भी कोई नया एनएफओ आए तो सिर्फ ये मत पूछिए सेक्टर अच्छा है या नहीं है। 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, स्टोरी क्या है? दूसरा, स्टोरी की कीमत कितनी है? तीसरा, अगर मेरी स्टोरी गलत हुई तो मेरा डाउनसाइज रिस्क कितना है? इन्वेस्को फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड की स्टोरी इंटरेस्टिंग है लेकिन वैल्यूएशन भी हाई है, इसलिए मेरा अप्रोच होगा कि हेल्थ केयर को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन सिर्फ देखा देखी या डर में आकर हेल्थ केयर सेक्टर में पैसे मत लगाइए। तो ये था इस एनएफओ का एनालिसिस।
पिछले वीडियो में एक भाई ने पूछा था बंधन कॉन्ट्रा फंड और वाइटोक डिविडेंड यील्ड फंड दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो बंधन कॉन्ट्रा फंड एक वैल्यू फंड हो गया और वाइटोक डिविडेंड यील्ड फंड ये रेगुलर इनकम देने वाला फंड हो गया। तो दोनों भी जो फंड है वो अलग अलग है। अगर आपके भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर आपको ऐसे ही डीप अनबायस एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।